हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज से तीसरी क्लास में आ चुके हैं और थर्मोडायनेमिक्स का जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हमने छोड़ा था कहाँ तक, यानी स्टेट फंक्शन हो चुका था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाथ फंक्शन। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट फंक्शन होता है वो आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक, इसीलिए वो आपका था स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन जो होता है ये पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता था। तो वो एक तरह से क्या है, स्टेट फंक्शन है। और पाथ फंक्शन जो होगा वो आपका डिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, यानी पाथ पर डिपेंड करेगा। उसे हम लोग बोलेंगे क्या, आंसर है पाथ फंक्शन। यानी डिस्टेंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोई रास्ता है और ये है पॉइंट ए और इधर आपका ये है पॉइंट बी। ठीक, दो पॉइंट हैं और एक पाथ इसका इधर से जाने का मान लीजिए है। तो हमें हमारे पास जाने के दो रास्ते हैं। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए से आप ये पाथ कवर करके यहाँ पहुंचते हैं, ठीक, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। सपोज कर लिए ये आपका क्या है, 2 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ नीचे अगर हम बात करें तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो अगर ए से बी पर आपको जाना है तो आपको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। लेकिन ए से बी तक ही जाने पर यदि आप ये पास कवर करते हैं, इस पाथ से होकर जाते हैं, तो आपको डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी, 2 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यदि आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपको पाथ को देखना पड़ेगा कि कौन से रास्ते से वो गए हैं। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं तो आप इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी को चेक करेंगे। ठीक, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, जबकि आपका जो डिस्टेंस है ये पूरे पाथ पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि रास्ता आपको मालूम होना चाहिए कि किस रास्ते से आप गए हैं, तभी आप डिस्टेंस को डिफाइन कर पाएंगे। ओके, तो उसी तरीके से आपका जो ये पाथ फंक्शन है स्टूडेंट, इसे हम समझ सकते हैं कि ये आपका पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पाथ फंक्शन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट, दीज आर द थर्मोडायनामिक फंक्शन whose value depend on the path followed to change the state of system। तो ये पाथ पर डिपेंड करता है जो इस सिस्टम के स्टेट को क्या करेगा, चेंज करता है। दूसरा, देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन की जो वैल्यूज होती है स्टूडेंट, वो इनफाइनाइट वैल्यू होती हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट वैल्यू क्यों होती हैं, तो स्टूडेंट जब वो पाथ से रास्ते से मतलब गुजरता है तो वहां पर देखो कई वैल्यूज, यानी छोटे छोटे पॉइंट बहुत कई सारे होते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। टू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन पाथ और प्रोसेस। तो ये स्टेट जो होता है पाथ या प्रोसेस पर क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम, उसको आपने हीट देने लगे, तो हीट देने पर क्या होगा, पूरा समय जो लगता है, यानी हीट से पहले थोड़ा हीट होगा, फिर उससे ज्यादा होगा, फिर उससे ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगी अलग प्रकार से, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल हम नहीं देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पाथ फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड इनडेफिनिट। दूसरी बात, ये जो पाथ फंक्शन होता है ये इंडिफिनिट क्वांटिटीज होती है। इंडिफिनिट का मतलब ये होता है कोई निश्चित क्वांटिटी इसकी नहीं होती है। सिंस बिटवीन टू फिक्स्ड स्टेट द वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन इज नॉट फिक्स्ड, यानी दो पॉइंट के बीच, दो फिक्स्ड स्टेट के बीच पाथ फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती है। हीट एंड वर्क, यानी हीट और वर्क है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शन है। ठीक है, जो कि पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, और इस चैप्टर के अंदर यही दो पाथ फंक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं। एक आपका क्या है, हीट है, और दूसरा आपका क्या है, वर्क है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसका हिंदी वर्जन है, ये थर्मोडायनामिक फंक्शन है जिसका मान सिस्टम की स्थिति को बदलने के लिए अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। दूसरा, पथ या प्रक्रिया के आधार पर दो अवस्थाओं के बीच पथ फंक्शन का अनंत मान हो सकता है, इसके कई सारे मान हो सकते हैं।
पथ फंक्शन को अनिश्चित मात्राएं भी कहा जाता है क्योंकि दो निश्चित अवस्थाओं के बीच पथ फंक्शन का मान निश्चित नहीं होता। ओके, इसके बाद में ऊष्मा और कार्य दो महत्वपूर्ण पथ निर्भर पाथ हैं। इसमें हीट और वर्क की बात हो रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट पाथ फंक्शन होते हैं जिसे हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे निपटते लिखा है, निपटते नहीं होगा, यहाँ पे अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग पाथ फंक्शन और क्या नाम है, स्टेट फंक्शन में दोनों में डिफरेंसेस थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब आपका चैप्टर धीरे धीरे न्यूमेरिकल की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि जो इसका डेरिवेशन पार्ट है वो आने वाला है। ठीक है, अभी तक हम छोटे छोटे पॉइंट को डील कर रहे हैं जिससे हमें चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक क्या है, स्टेट फंक्शन है। इफ ए इज अ स्टेट फंक्शन, ओके, ए अगर एक स्टेट फंक्शन है और दूसरी तरफ हम बात करते हैं पाथ फंक्शन की, इफ बी इज अ पाथ फंक्शन, तो बी क्या है, एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, अब देखो स्टेट फंक्शन में हमने क्या किया, डी ए यानी ए को क्या किया, डी लगा के ए लिखा। इसका मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि स्मॉल चेंज, डी का मीनिंग क्या है, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए। इसी तरीके से हम इसमें बी में बात करते हैं, पाथ फंक्शन में अगर हम b की बात करते हैं, इसके आगे हम db इसको लिखते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पाथ फंक्शन की एक छोटी सी वैल्यू है, छोटा सा मान है। ठीक है, यानी इसमें चेंज की बात नहीं करेगा। यहाँ पे जो स्टेट फंक्शन होता है इसमें हम चेंज की बात करेंगे, और पाथ फंक्शन हमेशा हमें क्या करेगा, रिजल्टेंट देगा, यानी एक वैल्यू देगी। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, डीए लिया, अब डीए का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेट, यहाँ पे हमने क्या किया, अब लोअर लिमिट पे 1 और अपर लिमिट पे क्या लिया है, 2 लिया है। ठीक है, यानी 1 से लेके सेकंड तक। ठीक, यानी कोई भी दो पॉइंट आपका हो सकता है, ये अपने अनुसार ले लेना। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है, तो डीए का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें टोटल चेंज मिलता है। तो ये आपका जो डेल ए है, ये आपका स्टूडेंट आंसर है, ये टोटल चेंज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम बात करते हैं दूसरा, डेल्टा ए, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ओवरऑल चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, यानी स्टेट फंक्शन में ये ओवरऑल क्या है, चेंज है। इसी तरीके से हम बात डीबी की करते हैं। डीबी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू आपको मिलती है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन, यानी बी आपको मिल जाएगा और ओवरऑल वैल्यू मिलेगा पाथ फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही एंथैल्पी है, छोटा एंथैल्पी, स्मॉल स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें डेल्टा एच यानी ओवरऑल एंथैल्पी मिलती है H2 माइनस H1, क्योंकि एंथैल्पी आपका क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही इंटरनल एनर्जी का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ओवरऑल चेंज हमें मिलेगा डेल यू। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए पाथ फंक्शन हमारा क्या है कि स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन, और इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें टोटल वर्क डन W मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरीके से हीट की हम बात कर लेते हैं। हीट का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिलती है, चेंज नहीं मिलता। तो यही अंतर हुआ दोनों में कि पाथ फंक्शन में क्या हुआ कि हमें टोटल वैल्यू मिलती है, और जो स्टेट फंक्शन होता है स्टूडेंट, इसमें हमें चेंज मिलता है। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक नोट मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। हीट और वर्क जो होता है ये आपकी क्या नाम है, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। दे ओनली अराइज ड्यूरिंग अ प्रोसेस एंड अपीयर एट द बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। स्टूडेंट हम आपको ये बता दें कि ये जो आपका हीट एंड वर्क डन है, ये केवल प्रोसेस के दौरान बनते हैं। प्रोसेस जब चल शुरू होगी, जो प्रोसेस चलेगी उसी समय ये अपेयर होंगे, और ये हमेशा बाउंड्री और जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है ना, इन दोनों की बाउंड्री के बीच में होते हैं। इसीलिए जब ये अपेयर होते हैं उसके दौरान जब प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो इसको हम इसके लिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इसे क्लासिफाइड नहीं कर सकते। इसका हिंदी वर्जन है, ऊष्मा और का किसी प्रणाली के लिए गुण नहीं है। ठीक है, वे केवल एक प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं, सिस्टम और प्रवेश के बीच की सीमा पर ये दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये बातें समझ में आया होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं हीट कैपेसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से पढ़ना। अब शुरू हो रहा है एक एक पॉइंट आपका, और यहीं से आपके फार्मूले की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, हीट कैपेसिटी होता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आपके पास में क्या है, एक ये मटेरियल है तो इसका कुछ अपना मास होगा, और एक क्या है, इससे बड़ा मटेरियल है। ठीक है, तो आपको दो प्रकार का मटेरियल हमने दे दिया। मान लेते हैं ये आपका क्या है, 1 ग्राम है। कितना है, 1 ग्राम। ठीक, ओके,
तो देखो इस 1 ग्राम को आपने क्या किया, हीट देने लगे और हमने कहा कि एक काम कीजिए, इस मटेरियल को, जो 1 ग्राम का मटेरियल है, इसको आप हीट दीजिए और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसको गर्म कर दीजिए। तो आपने क्या किया, इसको हीट देना शुरू किया। आपने बोला सर ये 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया है। तो ध्यान रखिए, और एक बात और, जब आप हीट दे रहे थे तो हमने ये भी आपसे कहा था कि इसका जो हीट है, ये भी करके बताना कि आपने हीट का कितनी क्वांटिटी इसमें लगाई है। तो ध्यान रहे, 1 ग्राम मटेरियल को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, जितने हीट की जरूरत होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वही आपका क्या होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मटेरियल होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा मटेरियल है, क्या इसको भी आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करने के लिए उतना हीट देना पड़ेगा? तो आंसर है नो, इसको हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, जब भी कभी हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे तो 1 ग्राम मटेरियल की ही बात करेंगे, ठीक है, 1 ग्राम मटेरियल की ही बात करेंगे, उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, चाहे कोई मटेरियल बड़ा हो या छोटा हो, उसमें 1 ग्राम मटेरियल को, उसी इसी में अगर हम मान लेते हैं, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं जिसे मैं कलर कर रहा हूं, ये आपका मान लीजिए 1 ग्राम है, ठीक है। तो इतने पार्ट को गर्म करके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, तो जितना हीट यहाँ पे लगी होगी स्टूडेंट, उतना ही यहाँ पर भी लगेगी। इसीलिए हम लोगों ने हीट कैपेसिटी में चाहे उसके कितने टुकड़े करें या कुछ भी करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल मतलब किससे है, 1 ग्राम से। किससे मतलब है, 1 ग्राम मटेरियल से। 1 ग्राम मटेरियल को कितना हीट देते हैं, तो जितना हीट 1 ग्राम मटेरियल को देने में लगेगी, वही आपकी हीट कैपेसिटी होगी। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रहे कि ये पूरा मटेरियल तो कई सारे, इसमें बहुत सारे ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। अगर 1 केजी तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसमें केवल लेकिन 1 ग्राम की, यानी पर ग्राम की बात होगी स्टूडेंट, की 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो आपको शायद ये समझ में आया होगा कि चाहे मटेरियल बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि हम 1 ग्राम की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए हीट कैपेसिटी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में रखा गया था, ठीक, कि उसकी कोई कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, कितने भी पार्ट में कर दिया जाए, लेकिन उसको उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। उसको मतलब है मात्र 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वही हीट कैपेसिटी होती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और यहीं पे ये भी समझ में आया होगा कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्यों लिया गया है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका डिफिनेशन भी वही लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय dt हीट रिक्वायर्ड dq, यानी कि आपने क्या किया, मान लीजिए कि dt टेम्परेचर आपने बढ़ाया और उसमें हीट कितनी लगी, dq लगी। बात समझ में आया। इसके बाद में टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हीट हुआ, तो 1 को रोक करके dt को जब हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 1 डिग्री हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू dq बाई dt हो जाता है स्टूडेंट। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 डिग्री हीट रिक्वायर्ड, यानी, और इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी C इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद इसका हिंदी वर्जन है, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होती है, उसी को हम बोलते क्या है, आंसर है हीट, उस हीट कैपेसिटी बोलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद तापमान को dt बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या लगा, dq, वही बात हुई है। इसके बाद तापमान को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए ताप की आवश्यकता dq बाई dt, बस फार्मूला लास्ट में वही लिखा जाएगा, उष्मा क्षमता इक्वल टू dq बाई dt। तो आपको हीट कैपेसिटी अच्छे से आ गया होगा, ठीक। ओके, इसके आगे हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। सॉरी, अभी हीट कैपेसिटी में एक इंटीग्रेशन बाकी है, छोटा सा एक फार्मूला, यानी क्यू की वैल्यू हम लोग निकालेंगे हीट का, उसको हम देख लेते हैं। तो देखो, हीट कैपेसिटी C इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हमने लिखा था,
ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम dq निकालेंगे, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, c dt। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम इधर लेके आएंगे तो c dt हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q, और c dt का इंटीग्रेशन c डेल्टा t हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम करते हैं, टेम्परेचर T1 से T2 तक, लोअर लिमिट T1, अपर लिमिट क्या है T2, ये आपका टेम्परेचर है। और जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाए c dt लिखा हमने, और इंटीग्रेशन वो करने के बाद dt चेंज हो जाएगा किसमें, सॉरी, यहाँ पे देखिए c क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करेगा तो फार्मूला हमारा यहीं पर क्या रहेगा, इससे आगे नहीं होगा। अगर ये डिपेंड करता है तो देखो ये फार्मूला हमारा q इक्वल टू क्या हो जाएगा, c डेल्टा t। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, c डेल्टा t, इंटीग्रेशन करने के बाद जो पहले मैं बता चुका हूँ। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ओवरऑल क्यू की फार्मूला क्या होगा, सी डेल्टा टी, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं आगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मास आएगा, ठीक। तो यहाँ पर मटेरियल पर डिपेंड करेगा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होगा, छोटा मटेरियल है तो उसको 1 डिग्री पहुंचाने के लिए क्या हीट लगेगी, 1 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी। बड़ा मटेरियल है तो उसको 1 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए कितनी हीट लगेगी, ओके। तो 1 डिग्री टेम्परेचर तक, यानी ये बड़ा मटेरियल हो जाएगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और अगर छोटा मटेरियल है तो कम हीट देनी पड़ेगी। जैसे 1 ग्राम आपका मटेरियल है तो कम हीट देनी पड़ेगी, 1 kg मटेरियल है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी ये मास पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा, जो डिफिनेशन बनेगी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर है एस से, ठीक। इसके बाद एस इक्वल टू क्या बना, सी बाई एम, क्योंकि सी से हीट कैपेसिटी और पर यूनिट मास यानी एम। ओके, अब यहाँ पर हम सी की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो सी की वैल्यू जब पुटअप करते हैं, डी क्यू बाई क्या होता है, डी टी, और साथ में इसके क्या आ गया, एम, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई एम डी टी। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एस एम डी टी आ जाएगा। इसके बाद इसका भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट डी क्यू और इंटीग्रेशन एस एम डी टी, इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी क्या, dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, q, और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन डेल्टा t, बाकी m और s दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो ms डेल्टा t। तो ये फार्मूला आपका हो गया क्या, हीट का, ठीक है, हीट इसके लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए ये फार्मूला, ठीक, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, बस बहुत आंसर है। जहाँ पे यहाँ पे क्या था, वहाँ पे मास था, यहाँ पे मोल हो जाएगा, यानी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। तो सिंपल डिफिनेशन इसका भी बन गया, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, यानी एक मोल मटेरियल को 1 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक, यानी 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए क्या हीट की कितनी कैपेसिटी, यानी हीट कितनी लगेगी। तो यहाँ पे सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलर हीट कैपेसिटी को, तो मोलर हीट कैपेसिटी सी बाई एन की बात हो जाएगी। यहाँ पे सी की वैल्यू रखी गई डी क्यू बाई डी टी, सेम प्रोसेस यहाँ पे, बस जहाँ एम है वहाँ एन आ जाएगा, और डी क्यू इक्वल टू सी एम एन डी टी। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद में आपका जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। तो आपको मोलर हीट कैपेसिटी भी समझ में आया होगा। स्टूडेंट आपको बता दूं, मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है ना, ये 2 टाइप की हो जाती है इसे। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो 2 टाइप की होती है ना, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी सीपी इसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे जहां पे एम था वहां पे हम क्या लगा देंगे, पी, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। और दूसरा वैल्यूम कांस्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले जब हम हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर पर निकालेंगे ना, तो जैसे वहां पे क्यू हम निकाले थे तो यहाँ पे क्यूपी निकालेंगे, तो एन जहाँ पे सीएम था वहां सीपी हो जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी स्टूडेंट। इसी तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी Cb हो जाएगा, जैसे यहाँ पे Cp था यहाँ पे Cb, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसी तरीके हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम देख लेते हैं। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे यहाँ Qp लिखा गया तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए Qb, और ये हो जाएगा Ncb डेल्टा टी। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसके बाद में तो कुछ फार्मूले हैं, इसको हमें ध्यान रखना है, बाद में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। Cp माइनस Cb इक्वल टू आर, ये मेयर्स फार्मूला है,
ये कितने के लिए? 1 मोल गैस के लिए। अगर हम n नंबर ऑफ मोल ले लें तो Cp माइनस Cb इक्वल टू Nr फॉर n मोल गैस। ओके, यहाँ पे n लग जाएगा। ठीक, इसके बाद में ऐसे ही गामा इक्वल टू Cp बाई Cb एक फार्मूला होता है, हम लोग गामा की वैल्यू निकालेंगे। या इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसमें कुछ वैल्यू पुटअप की, ये Cp माइनस Cb है। तो Cp की वैल्यू जब इसमें हमने पुटअप किया, Cp की वैल्यू पुटअप किया तो हमारे पास 1 प्लस R अपन Cb आया। तो इसको आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे छात्र हैं तो कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं Cb इक्वल टू R अपन गामा माइनस 1। अब ये गामा माइनस 1 कैसे आया? तो आंसर है इसका भी कैलकुलेशन 1 को इधर भेज करके किया गया स्टूडेंट। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा, तो अपना देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं, एक ये और एक ये और एक ये। इन सभी फार्मूलों को ध्यान रखिएगा, ये भी सब है, इसको भी ध्यान रखना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा ना तो आगे की टॉपिक आपको समझने में स्टूडेंट प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम आगे बात करते हैं। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीबी। तो स्टूडेंट आपको बताऊं, कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीबी पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो शायद डिग्री ऑफ फ्रीडम आज नहीं, हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बने रहिए, क्योंकि ध्यान रखना, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका छूट गया तो आपको ना तो गामा सीपी सीबी कोई वैल्यू समझ में नहीं आएगी स्टूडेंट। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यानी कल के वीडियो के लिए बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।